ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, खुश हो, स्वस्थ मस्त आनंदित हो और रिवीजन करके आए हो। बेटा आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चन से। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3-4, ताकि हमारे पुराने टॉपिक रिवाइज हो जाएं। उसके बाद हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी गलत साबित हो गई थी, तो जो नई थ्योरी आई उसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या था, वो एटॉमिक मॉडल कैसा था, सब चीजों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो आशा करता हूं कि रिवाइज करके आए हो और क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हो। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड विथ वेलोसिटी v0 ऑन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z इज r0। मतलब कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है, उस पे जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई v0 वेलोसिटी से, तो जो हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिला वो था r0। वो क्या था, r0। अब क्या बोला, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ इट इज बम्बार्डेड विथ वेलोसिटी 2v0। यानी कि अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर दिया गया बेटा, 2 टाइम्स v0 कर दिया गया ऑन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, z/2। यानी कि इस बार एटम का एटॉमिक नंबर भी बदल दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया z/2 और वेलोसिटी क्या कर दिया, 2 टाइम्स v0। अब पूछा कि ये चेंज करने के बाद, ये चेंजेस करने के बाद बताओ मेरे को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। इन चेंजेस को करने के बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो और बेटा जल्दी से देखते हैं हम लोग, r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v0। क्या ये बातें समझ में आई आपको, क्या ये बातें आपको समझ में आई। क्यों, क्योंकि मैंने अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला है वो मैंने यही बता रखा है, यही होगा। हाँ सर, आपने यही बता रखा है कि अल्फा पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसका फॉर्मूला यही होगा, ठीक। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या किया, दूसरा केस ये था कि ये जो एटॉमिक नंबर z है, मान लिया कि जो एटम बदल दिया गया ना, क्या बोलता है कि एटम को बदल दिया, यानी कि एटॉमिक नंबर z/2 कर दिया, इसका मतलब एटम को बदल दिया। तो मैं मान लिया कि एटम को बदलने के बाद और वेलोसिटी को बदलने के बाद, एटम और वेलोसिटी दोनों को चेंज करने के बाद जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया होगा वो कुछ r1 रहा होगा। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि बम्बार्डिंग अभी भी अल्फा पार्टिकल का ही कर रहे हैं, तो यहां पे तो 4k z के जगह पे क्या लिख देंगे, z/2। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल दिया है, z/2 इंटू e² अपॉन में मास अभी भी हम लोग किसका रखेंगे, अल्फा पार्टिकल का, और वेलोसिटी को क्या रख देंगे, 2 टाइम्स v0। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। समझ गए बात को सर, बिल्कुल समझ गए। 4 से 4 कैंसल, k से k कैंसल, m अल्फा से m अल्फा कैंसल, v0 से v0 कैंसल, e² से e² कैंसल। क्या बचा r0 अपान में r1 इक्वल टू z अपॉन में z/2 है ना। हाँ सर, अपॉन में 2। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या, इसमें कोई तकलीफ नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इनमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो जाएगा, r0 अपॉन में r1 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z अपॉन में 4, ये लिख सकता हूं ना। ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 2 यहां से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, इतनी मैथ्स आती हैं आपको। ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 4। हाँ सर, अब ये z से z कैंसिल हो गया। इसका मतलब r0 अपान में r1 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। इसका मतलब r1 इक्वल टू कितना हो गया बालक, इसका मतलब हो गया r1 इक्वल टू हमारा
R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R0, 4 टाइम्स ऑफ R0। ये हो गया हमारा आंसर। क्या मैच किया, क्या मैच किया, समझ में आया, समझ में आया क्या? तो इस तरह से बेसिक बेसिक और आसान आसान क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, है ना। तो आप जल्दी से इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी लिखो इसको। बेटा एक गलती हो गई है। गलती क्या था कि फॉर्मूले में R0 इक्वल टू एम अल्फा इंटू वी नॉट का स्क्वायर होता है, मैंने वी नॉट कर दिया था। ठीक है, तो दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी बेटा, मतलब बच्चों के लोग सोच रहे होंगे कि सर पूरा में इरेज करना पड़ेगा। दोबारा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, बाकी प्रोसेस तो यही है। वहां पर बस हमको स्क्वायर कर देना है ना, बाकी प्रोसेस यही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने गलत रख दिया। चलो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी नॉट का स्क्वायर। यही होगा? हाँ सर बिल्कुल यही होगा। अच्छा, मान लिया कि एटम और एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर को बदलने की वजह से, मान लिया कि एटॉमिक नंबर को बदलने की वजह से और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल को बदलने की वजह से हम लोगों ने क्या किया था दूसरे केस में एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर यानी कि जेड को हम लोगों ने Z/2 से रिप्लेस कर दिया और वेलोसिटी को 2 टाइम्स V0 से रिप्लेस कर दिया। इन रिप्लेसमेंट के बाद मान लिया कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया होगा वो कुछ R1 रहा होगा। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k जेड के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा Z/2। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने Z/2 से रिप्लेस कर दिया था। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। इनटू ई का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V0 इंटू 2 टाइम्स V0 का स्क्वायर। यही होगा, यही होगा। हाँ सर बिल्कुल यही होगा क्योंकि वेलोसिटी को 2 टाइम्स V0 कर दिया है हम लोगों ने, वेलोसिटी को 2 टाइम्स V0 कर दिया है। तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई, आई होप कि समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं बेटा दोनों का रेशियो ले लेते हैं, सेम वही प्रोसेस करना है, दोनों का रेशियो ले लो। तो जैसे हम लोग दोनों का रेशियो लेते हैं, इस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, के से के खत्म, एम अल्फा से एम अल्फा खत्म। ठीक है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे R0 अपॉन में R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर बचा Z अपॉन में V0, ऊपर क्या बचा Z अपॉन में V0 का स्क्वायर। ठीक बात है सर बिल्कुल ठीक बात है। नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा Z अपॉन में, अब देखो 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 यहाँ पे Z अपॉन में 2 इंटू 4 V0 का स्क्वायर। यही होगा 2 इंटू 4 V0 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं बताओ? अरे इस ये जो है हमारा 2 V0 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 4 V0 स्क्वायर। हाँ सर, और ये जो 2 है यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा, ये जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही बात है। अब देखो क्या होगा, देखो क्या होगा R0 अपॉन में R1 इक्वल टू कितना आ गया Z अपॉन में V0 का स्क्वायर अपॉन में Z अपॉन में ये कितना हो गया 8 टाइम्स ऑफ V0 का स्क्वायर। ठीक बात है सर बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो इस Z से ये Z खत्म, इस V0 स्क्वायर से ये V0 स्क्वायर खत्म। इसका मतलब R0 अपॉन में R1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, R0 अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1, 8 अपॉन में 1। ठीक बात है, ठीक बात है सर बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा R1 होगा वो क्या होगा, हमारा जो R1 होगा वो क्या होगा R0 अपॉन में 8। या कहीं कोई गलती हुई है, कहीं भी कोई गलती हुई है क्या? ठीक है, तो मुझे लगता है सारी बातें करेक्ट है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने का तरीका है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पिछली बार भी हम लोगों ने जो अप्रोच लगाया था, अप्रोच बिल्कुल सही था, बट थोड़ा सा फॉर्मूले में हम लोगों ने मिसमैच कर दिया था, इस वजह से हमारा आंसर गलत आया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो खुद से। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी लिखो बेटा। चलो बालक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन कॉपर एटम।
मतलब कॉपर एटम के न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी से चले सो दैट इट अराइव द डिस्टेंस 10⁻13। मतलब कि सपोज करो कि न्यूक्लियस है कॉपर एटम का, यहां से अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस हो जाए, एक टाइम के बाद न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाए वो कितना हो जाए, वो हो जाए 10⁻13 मीटर। ये क्वेश्चन बोलता है, ठीक बात है। हाँ सर, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। अब इसको सॉल्व कैसे करना, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, तो क्या आप इसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बोला है कि आप वो वेलोसिटी कैलकुलेट आउट करो जिस वेलोसिटी पे न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो कितना हो जाए, 10⁻13 मीटर। सर मिनिमम तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, अराइव एट द डिस्टेंस 10⁻13 मीटर वेलोसिटी बोला है ना। हाँ सर, तो मतलब कौन से वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल चले कि 10⁻13 मीटर के डिस्टेंस तक पहुंच जाए। ठीक बात है, यही बोला है। यस सर। तो अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत लॉली क्वेश्चन है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर पाओ। जैसे क्या होता है बेटा, आर नॉट का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, ये यही होता है ना, 2kZe। मैं जनरल फार्मूला पूछ रहा हूँ इस बार मैं जनरल फार्मूला पूछ रहा हूँ इस बार मैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल है ना। हाँ बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो 4k ही होता है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। ओके, तो क्या हो गया, 4kZe। मान लो अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता, मान लो ऐसा बोल देता है कि एक क्यू चार्ज को फेंका गया है, उस केस में हम लोग लगाते हैं 2kZe, लेकिन यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को फेंका है, इस वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी यानी कि v0 का स्क्वायर। ठीक बात है। यस सर, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमको ये v0 का स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि जो v0 का स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू r0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। अब v0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो 4 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, तो रख दो 9 इंटू 10⁹ इंटू जेड की वैल्यू, जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, तो लिख लो यहाँ पे 29 इंटू ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों बराबर हैं, तो ई की जगह पे चार्ज ऑन प्रोटॉन रख देता हूं मैं। कितना हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻92 कूलम, यही होता है ना। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बातों में कोई दिक्कत, सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4u, यही होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4u। तो मैं यूनिट हटा देता हूं, सीधे मैं 4 लिख देता हूं। 4 इंटू आपको r0 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10⁻13 तो लिख दो इंटू 10⁻13। समझ गए बात। अब इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, इस 4 से ये 4 खत्म, इस 4 से ये 4 खत्म। v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इंटू, मैं इसको पहले लिखता हूं ना, तो 1.6 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.56 इंटू 10⁻38। इसको सॉल्व करके ये लिख दिया इंटू 29 अपॉन में 10⁻13। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो अब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा v0 का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 10⁻13 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+13 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं सीधे ये लिखता हूं 9 इंटू 10⁻9+13। कोई दिक्कत इसमें, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और हमको पता है 10⁻13
इंटू 10 टू द पावर 9, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इनका बेस सेम है, अरे भाई ऊपर जाएगा तो ऐसा टर्म बन जाएगा 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर 9, यही बनेगा ना सर, बिल्कुल। तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 10 टू द पावर 13 प्लस 9, यही होगा ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। कहाँ गया कपड़ा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया और मैं इसको डायरेक्ट 22 लिख देता हूं ना, 10 टू द पावर 22, इसमें कोई समस्या नहीं सर। टर्म्स को छोटा रखो, टर्म्स को जितना हो सके उतना छोटा रखो, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा ये, इनटू 29 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, है ना, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ बेटा, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। तो बेटा इतनी बातें समझ चुके हो ना, अब देखो आगे की बातें समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए, अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 18 और 6 कितना हो गया, आई थिंक 26 हो गया, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 38 और ये 22, तो क्या हो जाएगा माइनस 38 प्लस ऑफ 22, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 261 इंटू 2.56, 261 इंटू 2.56, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 668.16, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 668.16 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये हो गया 6 और 1, 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक बात है, 10 टू द पावर माइनस 16, चलो अच्छी बात है। ये किसके बराबर आ गया, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 668.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका आपको लेना है स्क्वायर रूट, तो आई होप कि यहाँ से आप कर लोगे, आई होप कि यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आशा यही करता हूँ कि यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लोगे। तो चलो जल्दी से एक बार कर लो इसको पहले सॉल्व, मैं भी इसको देख लेता हूँ तब तक। तो बेटा ध्यान दो कि इसको सॉल्व करने पे जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा आंसर आया वो ये आया। अब एक बात ध्यान देना, एक बात को ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि देखो ये आंसर हमारा गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अप्रोच है, सब कुछ ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि सब कुछ एसआई यूनिट में रखने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमने अल्फा पार्टिकल का मास लिया है वो 4u लिया है। मैं क्या बोल रहा था कि मैं अल्फा पार्टिकल का मास 4u ले रहा हूं, लेकिन कई लोग क्या कर देते हैं अल्फा पार्टिकल का मास ग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है कि 1u इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, बता रखा हूं ये बात। 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, बता रखा हूं कि नहीं बता रखा हूं सर, बिल्कुल बता रखे हो। तो बस क्या करना है आपको, क्या करना है आपको यहाँ पे अब देखो इसका मतलब 1 यूनिफाइड मास में इतने केजी हो गए, तो 4 यूनिफाइड मास में 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक बात है। हाँ सर, तो आपको क्या करना है बेटा, ये 4 जो है 4 को इससे रिप्लेस कर देना, 4 को u की जगह पे 4 का जो मास मैंने u में लिया था, यूनिफाइड मास यूनिट जो लिया था वहां पे आप kg रख देना। तो kg में रखने के लिए क्या कर दोगे, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब इसको यहां पे नहीं करने वाला, करेक्ट, मैं क्या करता हूं कि यहां पे अब क्या कर देता हूं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी होगी। नहीं, गलत है। तो बेटा हमारी जो वेलोसिटी आ चुकी है वो इतनी आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका जो यूनिट लिया था, यहाँ पे जो मैंने इसका यूनिट लिया था वो यू लिया था, तो वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी बेटा वो मीटर पर सेकेंड नहीं आएगी, कुछ और आएगी। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तो अगली बात ध्यान देना कि आप चाहो तो यहाँ पे 4 × 1.67 × 10⁻27 भी कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आई होप यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, यही है। और यहाँ पे क्या करना था आप वो भी समझ चुके हो। तो हम लोगों ने कुछ भी गलती नहीं करी है, हम लोगों ने बस इसको, ये जो 4 लिखा हुआ है वो यूनिफाइड मास यूनिट में लिखा हुआ है और हमको लेना है केजी में। जाहिर सी बात है कि हम सब चीज़ों को अगर एसआई यूनिट में रख के सॉल्व करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आपका एक होमवर्क हो गया, होमवर्क क्या है कि आप इसी क्वेश्चन को, सारे सिस्टम को, सारे नंबर्स को उसके एसआई यूनिट में रख के सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, चलो बेटा तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग मास नंबर इक्वल टू 125। ये क्या है, यू में है ना। हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। चलो करते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको रेडियस का एक फॉर्मूला बताया था, रेडियस इक्वल टू r0 टाइम्स एटॉमिक मास यूनिट टाइम्स मास नंबर, r0 टाइम मास नंबर का पावर 1/3 बताया था ना। रेडियस का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि r इक्वल टू r0 टाइम्स मास नंबर की पावर 1/3 बताया था ना सर, बिल्कुल बताए थे। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0 की जगह पे क्या बोला है, r0 की जगह पे 1.3 × 10⁻⁻15 लेने को बोला है, तो ले लो 1.3 × 10⁻⁻15 ले लिया सर, बिल्कुल ले लिया। आगे चलो इनटू एटॉमिक मास में क्या रखना है, एटॉमिक मास में हमको रखना है 125 का पावर 1/3। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। इसका मतलब r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मतलब r इक्वल टू आ जाएगा 1.3 × 10⁻⁻15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। इसका मतलब यही हुआ इंटू क्यूब रूट ऑफ किसी भी पावर। देखो किसी नंबर का पावर 1/2 है, इसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट। किसी नंबर का पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट। ये सारी बातें पता है आपको, आई होप पता होंगी। अरे 6वीं 7वीं के बच्चों को पता होती है, वो बंदा इतना मैथ जानता है। आगे देखो सॉल्व कर लो इसको। r इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁻15। अच्छा 125 का क्यूब रूट कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 5 × 5। ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब r इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 5 3 15, 5 1 5 1 6, 6.5 × 10⁻⁻15 मीटर। कोई दिक्कत? जल्दी इसको नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। चलो बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ r0 इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁻15 देन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ निकल। अब आपको पता है कि क्या लिखा कैसे हुआ है, लिखा ये हुआ है कि निकल 29/64। ठीक है, हाँ सर। तो आपको पता है कि जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, मास नंबर। ये क्या होता है, मास नंबर। बता रखा हूँ सर, बिल्कुल बता रखे हो। और ये क्या हो जाता है हमारा, एटॉमिक नंबर। क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। सारी बातें बता रखा हूं बेटा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू को रखने हैं, आंसर पाने हैं। क्वेश्चन आसान रहेंगे, भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। कम से कम हम लोग 20-30 क्वेश्चन तो करेंगे कम से कम, और आप देखोगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि r इक्वल टू क्या होता है, r0 टाइम्स मास नंबर की पावर 1/3 होता है सर, बिल्कुल होता है। इसका मतलब r इक्वल टू r0 की वैल्यू 1.3 × 10⁻⁻15। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इंटू मास नंबर कितना है, 64 की पावर 1/3। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब किसी भी नंबर का पावर अगर 1/3 है, इसका मतलब उस नंबर का हमको लेना है क्यूब रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 1.3 × 10⁻⁻15। क्या हो जाएगा ये 1.3 × 10⁻⁻15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64।
क्यूब रूट ऑफ 64, है ना सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको पता है कि 1.3 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4 होगा। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 4 जा 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक, हाँ सर, इतना मीटर आएगा आपका। रेडियस क्या होगा? इतना मीटर आएगा। अब एक बात और जान लो, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -15 फर्मी। इस फर्मी को हम लोग FM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फर्मी को हम लोग FM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसको एक चीज और लिख सकते हैं, R इक्वल टू 5.2 FM, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी इसको नोट करो। चलो बेटा, तुम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन अ अल्फा पार्टिकल इज सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट टू द फॉयल। मतलब कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल फॉयल से सीधे सीधे निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल फॉयल से सीधे सीधे निकल गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डेविएशन के। अब ये रीजन पूछ रहा है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। हाँ पता है, तो इससे क्या मतलब? ये एक्सप्लेन कर रहा है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से सीधे निकल गया, इसका क्या मतलब? दूसरी बात, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना ही नहीं था यार। तीसरी बात, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। हाँ ये बात सही था कि मैक्सिमम पोर्शन जो एटम का था वो खाली था, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल को कोई भी रिपल्सन फील करने को नहीं मिला। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और ये लास्ट बात क्या लिखा है? अल्फा पार्टिकल मूव विथ हाई वेलोसिटी। ना, ये बात ठीक नहीं है। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी अधिक होगी तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा तो सही। मतलब आप ये समझो कि ये हो गया न्यूक्लियस हमारा, यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल, यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। अगर इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत अधिक है तो अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट यहां से निकलेगा, लेकिन हल्का ही सही, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा। अल्फा पार्टिकल जब यहां से निकलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से निकल रहा है, तो हल्का सा ही सही लेकिन डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, डिफ्लेक्शन तो होगा सर, डिफ्लेक्शन तो होगा सर, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, अब यहां से एक चीजों को मैं आपको और बताना चाहता हूं ना, एक दो बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, उसको भी आप नोट कर लेना। वो बात क्या है कि अमाउंट, ये पॉइंट को लिख लेना, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल is directly proportional to thickness of the gold foil, है ना? मतलब कि जैसे जैसे गोल्ड फॉयल की थिकनेस को बढ़ाई गई, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन या डेविएशन भी अल्फा पार्टिकल का बढ़ा, और जैसे जैसे गोल्ड फॉयल की थिकनेस कम की गई, वैसे वैसे डेविएशन या फिर डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल का कम हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुरंत बन जाएंगे। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने एक बात और बताई थी, वो बात ये थी कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ये एफ थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ना मैं, ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जिस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम था। मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो ज्यादा, जैसे सपोज करो न्यूक्लियस है, इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करता था, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जब आता था तो बहुत थोड़ा डिफ्लेक्ट करके आगे निकल जाता था। मतलब डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम था।
समझ में आया? समझ में आया? यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी डिफ्लेक्शन होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे घटेगी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट को भी लिख लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिखो इसको भी, जल्दी लिखो इसको भी। मिटाओ जल्दी। तो चलो बालक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सारे अच्छे अच्छे और आसान आसान से हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस पे जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सब कर लेंगे हम लोग। मतलब की बात ये कि जहां तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वहां तक आज हम लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ठीक तरीके से होती रहेगी, कंटेंट भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलता रहेगा। आपको बस अपने एंड से रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। यानी कि मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप ऐसा मत करो कि मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं आप सॉल्व कर रहे हो। पहले पॉज करो वीडियो को और पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद बोलो। बी गलत है, अंदर दबा के मत रखा करो, बोल लिया करो। ठीक है, तो चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोलता है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 30 फर्मी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना था, 30 फर्मी था, है ना। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, हाँ सर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डबल, अगर अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी को डबल कर दें, वेलोसिटी को डबल कर दें, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल करने से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या फर्क पड़ेगा, आओ देखो, आओ देखो। तो मैं सीधे लिखता हूं कि जो हमारा R1 है कितना है, 30 है। फर्मी को मैं 30 × 10⁻⁻15 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो। इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये हो गया हमारा R1। R2 क्या हो जाएगा सर R2 कब आएगा? अरे भाई जब आप इस वेलोसिटी को बदल दोगे, इस वेलोसिटी को 2 गुना कर दोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी तो बदलेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी तो बदलेगा। सर बिल्कुल बदलेगा। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 4kZe² अपॉन में, इस बार भी हम लोगों ने जो पार्टिकल लिया है वो अल्फा पार्टिकल ही है, तो मास की जगह पे हम लोग अल्फा पार्टिकल का ही मास रखेंगे, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल सही बात है, अल्फा पार्टिकल ही लिया था, इस वजह से हम लोग एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं किए। सर ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको कर दिया है 2 गुना इनटू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर है। इस बार वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया है तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है बात? आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या कर लो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो। तो जब दोनों का रेशियो लोगे तो ये वैल्यू ये पूरा कट गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कट गया। क्या आएगा, क्या आएगा? ये आ गया 30 × 10⁻⁻15 अपॉन में R2 अपॉन में R2 इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन में V अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ये हुआ। ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब होगा क्या, अब ये क्या होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ V0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 30 × 10⁻⁻15 अपॉन में R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। तो अगर हम लोग यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर हम लोग डबल करते हैं, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर हम लोग डबल करते हैं तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है? ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सर कैसे बोल दिए? आओ, R2 इक्वल टू क्या आया था बेटा, R2 इक्वल टू आया 30 × 10⁻⁻15
अपॉन में 4, यही था ना, बिल्कुल सर यही था। इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू 1/4 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻15 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो क्या हुआ, इसको देखे क्या पढ़ोगे कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अल्फा, जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, वेलोसिटी को डबल करने की वजह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 टाइम्स हो गया। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है कि रिड्यूस टू 1/4 टाइम द ओरिजिनल वैल्यू। समझ गए बात, समझ गए बात। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो जल्दी इसको नोट कर लो, जल्दी इसको नोट कर लो। चलो बेटा क्या करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, इस क्वेश्चन से आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। हाँ सर, अब देखो पूरे फोकस से बात को सुनो, जितने ध्यान से मैं समझा रहा हूं उससे 10 गुना अधिक ध्यान लगा के आप सुनो, तब समझ जाओगे। देखो मान लो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस था, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस था और ये अल्फा पार्टिकल जो था वो न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन क्या होगा कि अगर ये अल्फा पार्टिकल जाके बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे जाए, अगर ये अल्फा पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे जाता है ना, कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का बिल्कुल एक सेंटर वाला पार्ट होगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से उसके सेंटर पे बिल्कुल जाता है, तो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आएगा, रिपल्सन की वजह से। समझ पा रहे बात को, अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस हमेशा इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इस पोर्शन के पास जाता तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे डेविएट होता। अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इस पोर्शन पे जाता तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे डेविएट होता। समझ पा रहे बात को, समझ पा रहे बात को। हाँ सर, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अगर इस पोर्शन पे जाता तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे डेविएट होता। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इस पोर्शन पे जाता तो ऐसे डेविएट होता। लेकिन क्या होगा कि अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे जाए तो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आएगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को। तुम समझो, तुम सोचो कि आप जो हो रोड पे खड़े हो, गाड़ी आती है आपको टक्कर मारती है, गाड़ी आती है आपको टक्कर मारती है, या फिर सामने से गाड़ी आ रही है कोई, आप गाड़ी की तरफ भाग रहे हो। अगर आप गाड़ी के साइड से टकराते हो तो हो सकता है कि आप इधर जाओ, अगर आप गाड़ी के इस साइड से टकराते हो तो आप इधर को जाओगे, आप इधर को डेविएट होगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप गाड़ी के एकदम सेंटर पे टकराओगे तो आप जैसे टकराओगे वैसे ही पीछे को आ जाओगे। आप गाड़ी के बिल्कुल सेंटर से अगर टकराओगे तो जिस पाथ से आगे को जा रहे हो उसी पाथ से पीछे को आ जाओगे। समझ पा रहे हो अपनी बात, सेम बाउंस बैक हो जाएगा, सेम बाउंस बैक हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा, अगर इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए तो अब मुझे को ये बताओ कि अल्फा पार्टिकल भी सेम तरीके से अगर बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे आया तो जिस पाथ से आएगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो इस पॉइंट को लिखो, इस पॉइंट को लिखो, चलो लिखो जल्दी, इसको बनाओ फिर लिखो। बना लिए इसको, बना लिए इसको। अब लिखो व्हेन अल्फा पार्टिकल को लिखो, व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द न्यूक्लियस एट सेंटर, strike the nucleus at center, then alpha particle will retrace its own path, या फिर ये मत लिखना, then alpha particle will bounce back by retracing its own path, है ना। when alpha particle strike the nucleus at the center, then alpha particle will bounce back by retracing the same path। समझ में आया बात? हाँ सर, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। लेकिन अब आगे की एक बात सुनो, आगे की एक बात सुनो। अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कब करेगा? अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से पीछे की तरफ कब जाएगा? जब अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, जब अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वह इस न्यूक्लियस के मास से कम होगा। अगर अल्फा पार्टिकल का मास इस न्यूक्लियस के मास से कम है तब तो अल्फा पार्टिकल पीछे को जाएगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास कम हो गया और अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस पीछे को आएगा।
ये न्यूक्लियस पीछे को आएगा। मतलब अगर न्यूक्लियस का मास कम हो गया अल्फा पार्टिकल से, तो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक नहीं करेगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? तुमको ये समझा रहा हूं कि यहां पे सामने एक बच्चा है, या फिर यहां पे सामने कोई इंसान खड़ा है जिसका मास मेरे से कम है। सामने कोई इंसान खड़ा है जिसका मास मेरे से कम है, तो मैं अगर दौड़ते हुए जाऊंगा और उस इंसान से टकराऊंगा, तो वो इंसान क्या करेगा? पीछे की तरफ गिर जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर उस इंसान का मास मेरे मास से अधिक है और मैं दौड़ते हुए जा रहा हूं, उसे टकराऊंगा, तो मैं अपने पास से पीछे की तरफ आऊंगा, मैं ही अपने पास से पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। समझ पाए बात को? समझ पाए बात को? तो बस आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कब करेगा? जब इस न्यूक्लियस का मास अल्फा पार्टिकल के मास से अधिक होगा। अगर इस न्यूक्लियस का मास अल्फा पार्टिकल के मास से अधिक होगा तो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर इस न्यूक्लियस का मास अल्फा पार्टिकल के मास से कम हो गया तो अल्फा पार्टिकल कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएगा, बल्कि ये न्यूक्लियस ही कुछ पीछे को चला जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो चलो, अगर आप बातों को समझ चुके हो तो मैं उसको भी लिखवा देता हूं, उसको भी लिखवा देता हूं। देखो, अल्फा पार्टिकल, अगला पॉइंट लिखना, अल्फा पार्टिकल विल बाउंस बैक, alpha particle will bounce back only when mass of nuclei is greater than mass of alpha particle, but in case if mass of nuclei become lesser, then mass of alpha particle then alpha particle will not bounce back in that case, समझ गए बात को? समझ गए बात को? यानी कि इस केस में अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक नहीं करेगा। क्यों? आपको जाहिर सी बात है यार, लॉजिकल सी बात है कि कार चल रहा है, अगर हम लोग कार से टकराते हैं, अगर हम कार से टकराएंगे तो हम ही पीछे आएंगे। क्यों? कार का मास हमसे कम, क्योंकि कार का मास हमसे अधिक है। लेकिन वहीं ऐसा हो जाए कि कार का मास हमसे कम हो जाए, खिलौने वाली कार हो जाए, तो हम लोग जब उस कार से टकराएंगे तो कार ही तो पीछे जाएगी। नहीं समझे बात को? समझ चुके हो? तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो क्या पूछा है कि अगर हम लोग गोल्ड फॉयल के जगह पे हाइड्रोजन एटम को यूज कर लें, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्वेश्चन आप याद रखना कि हाइड्रोजन जो होता है वो सॉलिड होता है। अगर रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा 14 केल्विन से कम है, अगर हमारा टेम्परेचर 14 केल्विन से कम है, उस केस में हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग गोल्ड फॉयल को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दें, उस केस में क्या होगा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में? तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई होता है उसका मास अल्फा पार्टिकल से कम होता है। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई का मास अल्फा पार्टिकल से कम है। इस केस में अल्फा पार्टिकल कोई भी बाउंस बैक वाला फिनोमिना शो नहीं करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। समझ चुके हो तो आप इन बातों को लिख लो ढंग से, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहां से मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था वो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी जो एक दो कॉन्सेप्ट छूटे थे उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ हम लोग एकदम बढ़िया बिंदास करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप कहीं से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है? जल्दी लिखो। तो चलो बालक, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये है वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन। तो पहले मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो। कर लिया? हो गया? कर लिया अटेम्प्ट? आशा करता हूं कि आपने पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो मैं सॉल्व करता हूं, तो आप टैली कर लो कि सही है कि गलत है। जल्दी आओ सर, सॉल्व करवाना था, रैप नहीं गाना था। मेरा मन, जो मन वो करूं मैं। चलो, क्या बोलता है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 MeV। सर ये MeV क्या होता है? सबसे पहले ये MeV क्या होता है? इसको कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझे बात को? क्या बात को समझे? सर बिल्कुल समझे, बिल्कुल समझे। ऑन कर दियो ना? ठीक, आगे देखो।
अब अगली बात ध्यान देना कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें एक बात पता है, पहले आगे देख लेते हैं। इसका मतलब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात, और हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। लिखवा रखा हूं, हाँ सर इतना जूल होता है। इसका मतलब 10 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10 × 10⁶ जूल। क्या यहां तक का कन्वर्जन क्लियर हो गया? यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था, जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया था, यहां पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था। तो उसी काइनेटिक एनर्जी को बच्चा हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में। उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, हाँ या ना? उसी काइनेटिक एनर्जी को हम सभी ने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10⁻7। इसको मैं लिख देता हूँ 10 × 10⁶ को मैं लिख देता हूँ 10⁻7। इतना जूल आया। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इतनी बातों को नोट कर लो। क्या बोलता है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज हेडिंग टुवर्ड अ स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस। मतलब कि एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस है, उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस है, उसकी तरफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है जिसका उसकी तरफ, सुनो, एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस है जिसकी तरफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, जिसका काइनेटिक एनर्जी ये है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब क्या बोलता है कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 50। मतलब जो न्यूक्लियस है वो एटॉमिक नंबर 50 वाले एटम का न्यूक्लियस है। ठीक बात है सर। क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हाँ सर। तो सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आपने हमें बताया था 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एकदम मस्त उस पर रख देते हैं। मैं बोलता बेटा कि अगर आप उस फॉर्मूले को लगाते हैं, सुनो सबसे पहले परफेक्ट काम करते हैं हम लोग ना। वो फॉर्मूला मैंने क्यों लिखवाया था, ताकि हमारा टाइम बच सके। फॉर्मूला क्यों करते हैं यूज हम लोग, ताकि टाइम बचे, जल्दी हो, लंबे स्टेप्स ना रहे, यही होता है ना। हाँ सर, बट अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, R0 इक्वल टू क्या था, 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। हाँ सर, यही होता है। हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। तो बेटा मुझे एक बात बताना, मुझे आप एक बात बताना, ये फॉर्मूला आप लगाओगे लेकिन उसके लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मास तो फिर भी मान लिया आपको पता हो जाएगा, लेकिन आपको वेलोसिटी पता है क्या? सर नहीं पता है। तो पहले वेलोसिटी पता करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। स्टेप बढ़ गए कि नहीं, स्टेप्स बढ़ गए कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल बढ़ गए। तो हमको स्टेप नहीं बढ़ाना ना, सर बिल्कुल नहीं बढ़ाना। सर स्टेप तो नहीं बढ़ाना। चलो, अब जब स्टेप नहीं बढ़ाना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा करामात कर देते हैं। क्या? R0 का फॉर्मूला था 4kZe² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। यही था ना सर? बिल्कुल यही था। बिल्कुल यही था। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी कि ऊपर भी कर दिया 1/2 और नीचे भी कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई। हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। बहुत अच्छी बात है अगर हो गया तो अब बताओ, ये 1/2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, हाफ mv², क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बन गया? इधर देखो, क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बन गया? और आसान हो गया। हाँ सर, तो और आसान हो गया। बस R0 इक्वल टू, अब रखो, R0 इक्वल टू ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 4
ये क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 2k ZE² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ सर। अब चलो वैल्यू रखो, अब चलो वैल्यू रखो, क्या हो गया 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, जेड की वैल्यू इंटू 50, कहाँ से पता चला 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई की वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने कितना निकाला था 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻7। क्या यही काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाला था, क्या हम लोगों ने अभी यही काइनेटिक एनर्जी निकाला था, हाँ सर बिल्कुल यही निकाला था। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि R नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, तो मैं सीधे लिखता हूँ 900, 2 9 जा 80, 85 जा 90, तो 80 इंटू 50 900 हो गया, तो 900 इंटू 10⁹, 900 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19, लिख लिया इतना सर, बिल्कुल लिख लिया। अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10, ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, इंटू 10⁻7, ठीक है। 1.6 से 1.6 गया, 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 9 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 9 इंटू 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर। तो अगर मैं इसको 9 इंटू 100 ना लिख के 2 का स्क्वायर रख दूँ, कोई दिक्कत, इसको 9 इंटू 100 ना लिख के 10 का स्क्वायर रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻11, 9 इंटू 10⁻11। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करो, जब ये वैल्यू जो है, ये वाला जो बंदा है यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 10⁻7 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ R नॉट इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻19 -7, मैं डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। ये बंदा जब ऊपर गया तो माइनस से प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। कोई समस्या यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। मेरा काम यहाँ तक था, अब यहाँ से मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुमको अपना कैलकुलेशन करना है, स्पून फीडिंग नहीं करना। अगर स्पून फीडिंग करे तो गए, अगर कैलकुलेशन भी खुद से नहीं करोगे यार तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब कर लो इसको सॉल्व, अब इसको कर लो सॉल्व। मैं यहां से लिखता हूं R नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1.44 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 26, 10⁻26 -26 प्लस ऑफ 11 क्या हो गया 5, ये हो गया -15 इंटू 10⁻15, ये हो गया हमारा आंसर। बोलो क्या समझ में आया क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, सही है। कोई इधर है कैलकुलेशन, इधर है कोई, मैं आंसर देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकना बच्चे, मैं आंसर ही देख लेता हूँ। कितना आया है 15, ओके। सही है, एक 10 का लफड़ा है, तो
ये हो गया 7। चलो देख लो बेटा ना, इसको देख लेना अपने तरीके से, बाकी मेरे हिसाब से सब सही है। तो इसको हम लोग 1.44 फर्मी भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सब सही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। आंसर भी वही आया है, ठीक है, आंसर भी लगभग वही आया। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस पावर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, तो अपना देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके हो। आसान क्वेश्चन था ये भी, देखने में डरावना था बट था बहुत आसान, देखने में डरावना था बट था बहुत आसान। तो जल्दी आप इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो बालक, आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस देख रहा था, मेरे पास किताब थी तो कुछ पुराने क्वेश्चंस भी देख रहा था। तो मैं क्या करूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको कहीं ना कहीं या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप चैनल्स वगैरह पे इसको मैं सेट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके कर लेना। बाकी क्वेश्चन आसान है, मतलब जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने उतने टॉपिक को रिवाइज रखा है तो दुनिया के कहीं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कई सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चन भी किए, मेंस नीट इन सब हो गए। तो ठीक है, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट।